गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक। तो कल हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट टॉपिक था हमारा एरे। तो एरे के अंदर देखिए, आज फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए एरे है, तो एरे में डेफिनेशन देखिए इसकी कि एक ही प्रकार के क्रमबद्ध मानों के समूह को एरे कहा जाता है। एक ही प्रकार के क्रमबद्ध मानों के समूह को एरे कहा जाता है। और एरे देखो क्यों काम में लेते हैं एरे को, एरे का क्या उपयोग है, मतलब कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए हम एरे का उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर ए, ठीक है। तो अगर आपको इस वेरिएबल यहाँ पे एक बनाया हमने, ऐसे ही अगर आपको 1000 वेरिएबल्स बनाने हो तो आपको क्या करना होगा। या तो आप इस तरह से लिखिए, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, आपको 1000 टाइम्स लिखना पड़ेगा। या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीजर ए बी सी डी, इस तरह से आगे आप लिखो। और सेकंड आपकी प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आपको एक सिंगल वेरिएबल को प्रिंट करना होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ, फिर परसेंट डी, डी मीन्स इंटीजर के लिए है, और उसके बाद में लिखते हैं हम उस वेरिएबल का नाम। तो ये वाली लाइन भी आपको 1000 टाइम्स लिखनी पड़ेगी। और थर्ड प्रॉब्लम होती है हमारी कि इनपुट करने के लिए स्कैनफ का उपयोग इनपुट के लिए किया जाता है। तो स्कैनफ में हम लिखते हैं स्कैनफ परसेंट डी एम परसेंट ए, ये एक सिंगल वेरिएबल में इनपुट करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसी लाइनें भी आपको 1000 टाइम्स लिखनी पड़ेगी। तो टोटल अगर हम ऑल ओवर देखें इसको, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरी वेस्ट होती है इसके लिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या। इस सब के सॉल्यूशन के लिए ही हम एरे का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, एरे की हमने डेफिनेशन देख ली थी कि एक ही प्रकार के मानों के क्रमबद्ध समूह को एरे कहते हैं। एरे दो प्रकार के होते हैं। देखिए, फर्स्ट है एकल या एक आयामी एरे, जिसको वन डायमेंशनल या 1D एरे भी कहा जाता है। और सेकंड है बहुआयामी एरे, इसको द्विविमीय एरे या बहुआयामी एरे कहते हैं, 2 डायमेंशनल एरे। एकल या एक आयामी एरे कौन सा होता है, वह एरे जिसमें तत्वों की सूची के लिए केवल एक सबस्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, वह एक आयामी एरे कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है इंटीजर ए, और यहाँ लिख दिया हमने एरे की साइज़ दी है 5। तो एक ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमारा, ये एक ही बार लिखा गया है इसमें, तो ये एक एकल आयामी एरे है। देखिए एरे में क्या होता है कि एरे हमेशा 0 से शुरू होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पर एरे की साइज़ 5 दी है, तो हमारा जो एरे बनेगा वो 0 से लेकर और 4 तक बनेगा। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे एरे के अंदर तो कुल 5 तत्व इनपुट किए जाएं। तो हमने यहाँ पर साइज़ 5 दी है, तो यहाँ पर जो पहला तत्व बनेगा एरे का वो होगा यहाँ पर 0, दूसरा होगा 1, फिर 2, फिर 3 और 4। इस प्रकार हमारे 5 तत्व बन जाते हैं और उनमें हम मान संग्रहित कर सकते हैं। तो एकल आयामी एरे की जो घोषणा है वो देखते हैं कि किस प्रकार इसकी जो घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप इसका सिंटेक्स लिखा है, जैसे हमने यहाँ पर उपयोग में लिया है पहले इसको। सिंटेक्स क्या है इसका, एरे का प्रकार, मतलब एरे का जो प्रकार होता है वो किसी भी मान्य डेटा प्रकार में से एक हो सकता है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। और सेकंड पार्ट है इसका एरे का नाम। जिस प्रकार से हम एक वेरिएबल का नाम देते हैं, उसी प्रकार से हम एक एरे का नाम भी दे सकते हैं। और आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एरे की साइज़ को लिखते हैं, जैसा कि आप नीचे दिए गए एग्जांपल्स में देख सकते हैं। इस साइड में यहाँ पर इनके
जो डेटा टाइप्स हैं दे रखे हैं, इंटीजर हैं, फ्लोट है, कैरेक्टर है, और ये ए बी सी इन एरे के नाम हैं, और यहाँ पर इनकी साइज़ दे रखी है। जैसे इस ए की साइज़ दे रखी है 10, मतलब यहाँ पर 10 इंटीजर वेरिएबल्स बनेंगे, डेटा तत्व बनेंगे। इस बी की साइज़ दे रखी है 15, मतलब यहाँ पर फ्लोट प्रकार के 15 तत्व बनेंगे। और यहाँ पर कैरेक्टर सी 10 दे रखा है, तो यहाँ पर कैरेक्टर प्रकार के 10 तत्व बनेंगे। ये तो हो गया एरे की, जो एक आयामी एरे है उसकी घोषणा करना। सेकंड आता है एक आयामी एरे का प्रारंभ अथवा इनिशियलाइजेशन। देखिए, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है मान रखना। जो भी हमने यहाँ पर तत्व बनाए हैं, जैसे इसमें हमारे 10 तत्व बने हैं 0 से लेकर 9 तक, इसमें बने हैं 15 0 से लेकर 14 तक के, इसमें बने हैं 10 0 से लेकर 9 तक के। तो ये कुल जो बने हैं तत्व हमारे, इनके अंदर हमें मान भी रखना होगा, मान संग्रहित करना होगा। तो मान संग्रहित करने को ही एरे को प्रारंभ करना अथवा इनिशियलाइज करना कहा जाता है। एरे का इनिशियलाइजेशन दो प्रकार का होता है, पहला है कंपाइल टाइम और दूसरा है रन टाइम। देखिए, कंपाइल टाइम और रन टाइम होते क्या हैं। कंपाइल टाइम का मतलब है वह समय जब आप प्रोग्राम को टाइप कर रहे होते हैं, टाइप करके आप उसको कंपाइल करते हैं। तो लिखते समय जो कुछ लिखते हो आप, उसे कहते हैं कंपाइल टाइम, प्रोग्राम को लिखते समय और एरे तत्व को मान देना। दूसरा आता है हमारा रन टाइम, मतलब प्रोग्राम चलने के बाद में अगर आप एरे तत्वों को मान देते हो तो वो होता है रन टाइम। तो पहला अगर हम कंपाइल टाइम में देखें कि कंपाइल टाइम में प्रोग्राम जब लिखते हैं तो किस प्रकार हम एक एरे के तत्वों को मान दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, जहाँ पर हम एरे को डिफ़ाइन करते हैं, एरे का टाइप देते हैं, एरे का नाम देते हैं, एरे की साइज़ देते हैं, उसके आगे देखो यहाँ पर ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसको इक्वल साइन भी बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के जस्ट आगे हम इस करली ब्रेसेस के अंदर, जो मजला ब्रैकेट है, करली ब्रेसेस है, इसके अंदर है लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। मतलब यहाँ पर हम जो मान होंगे हमारे तत्वों के वो देंगे। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने और एरे बनाया है इंटीजर ए, जिसकी साइज़ हमने 3 दी है, मतलब इसमें 3 तत्व चाहते हैं हम इनपुट करना। और यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ थी उसकी जगह हमने 2 5 और 7 लिख रखे हैं। मतलब इसके अंदर जो तत्व बनेंगे, जैसे ए 0 है उसमें आएगा 2, ए 1 है दूसरा तत्व है उसमें आएगा 5, और ऐसे ही तो तीसरा तत्व बनेगा उसमें आएगा 7। ठीक है। और सेकंड आता है हमारा रन टाइम में। तो रन टाइम में किस प्रकार करेंगे हम, देखिए, रन टाइम में इनपुट करने के लिए, जैसे हमने जो एक आयामी एरे है उसमें कंपाइल टाइम में इनपुट किया तो हमने डायरेक्ट उसमें मान रख दिया। कंपाइल टाइम में, इसमें रन टाइम में क्या होता है कि रन टाइम में हमें एक ही कार्य को एक से अधिक बार करना होता है। एक ही कार्य कौन सा, जैसे हमें इनपुट करना है तो हमारे पास तत्व बहुत सारे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ये जो ए लिया और इसकी साइज़ हमने दे दी 5 या 10 दे दी, मान लीजिए इसकी साइज़ हमने दे दी 10। तो यहाँ पर हमारे पास 10 तत्व बन चुके हैं। अब जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस समय 10 तत्वों में मान इनपुट करना, एक के बाद एक। तो देखिए, एक ही काम हमें 10 बार करना होगा। एरे के अंदर तत्व होते हैं, एक समान होते हैं, सारे क्रमबद्ध होते हैं, और उनमें जो कार्य करते हैं वो भी सब में एक साथ होता है। जैसे हमने इनपुट करते हैं तो 10 तत्व एक साथ इनपुट होते हैं, मतलब 10 तत्वों पर एक ही काम बार बार होता है इनपुट करने का। अगर हम उसको प्रिंट करते हैं तो 10 तत्व होता है, उनको प्रिंट करने का काम सभी पर एक साथ होता है। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं हमारे सी लैंग्वेज के, जिनमें से एक होता है लूपिंग। लूपिंग क्या है कि किसी भी कार्य को बार बार दोहराना, या किसी कथन को एक से अधिक बार निश्चित समय तक दोहराना लूपिंग कहलाता है। तो यहाँ पर उस कथन का उपयोग करेंगे हम
एक आयामी एरे है उसमें इनपुट के लिए। तो इनपुट करने से पहले हम देखते हैं कि जो लूपिंग स्टेटमेंट या जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं हमारे लूप के, वो 3 प्रकार के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो उनमें से हम तीनों में से कौन सा लूप यहाँ पर रन टाइम में इनपुट करने के लिए काम में लें? तो यहाँ पर हमने फॉर लूप काम में लिया है। क्यों? देखिए, क्योंकि फॉर लूप का प्रयोग, जो फॉर लूप होता है, फॉर लूप का प्रयोग हमेशा निश्चित समय तक, जब हमें पहले से पता हो कि लूप को कितनी बार चलाना है या फिर किसी कथन को कितनी बार दोहराना है निश्चित समय तक, तो वहाँ पर हम फॉर लूप का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम जब एरे की बात कर रहे हैं तो एरे हमेशा निश्चित होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 10, एरे की साइज़ 10 है, हमें पहले से ही पता है कि कौन सा हमारा जो तत्व है वो कितने हैं, या फिर हमें इनपुट करवाने का काम कितनी बार करना है, तो हमें पहले से पता है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लूप काम में लिया है। तो देखिए, फॉर लूप में देखते हैं यहाँ पर फॉर लूप का जो सिंटेक्स है उसमें फर्स्ट आता है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, सेकंड पार्ट कंडीशन होती है और थर्ड पार्ट होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। इनिशियलाइजेशन के लिए हमने यहाँ पर एक लूप वेरिएबल आई को काम में लिया है। तो यहाँ पे लिखा है आई इक्वल 0, मतलब आई की फर्स्ट वैल्यू होगी 0। सेकंड कंडीशन रखी है आई लेस देन 10, और आगे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस यहाँ पे काम में लिया है, जो आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। तो आई की फर्स्ट वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू प्लस प्लस होके कब तक बढ़ेगी? जब तक उसकी वैल्यू 10 से कम रहे। तो देखिए, आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 10 से कम मीन्स 9 तक, तो टोटल 0 से लेकर 9 तक 10 बार ये लूप चलेगा। और लूप के जो ब्रेसेस हैं, लूप के जो ब्लॉक है, उसके अंदर लिखा है हमने स्कैनफ कथन को। तो ये स्कैनफ कथन, जैसा कि हमने पहले देखा है कि लूप का प्रयोग किसी कथन को एक से अधिक बार दोहराने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर हमने जो स्कैनफ है, इसी कथन को हमें 10 बार दोहराना होगा। क्यों? क्योंकि एक बार लिखने से एक बार, जैसा कि हमने यहाँ पे पहले देखा था कि एक बार लिखते हैं तो एक बार इनपुट होता है, तो यहाँ पर हमें 10 बार इनपुट करवाना है, तो हमें ये लूप में लिख दिया। अब लूप क्या करेगा? इसी कथन को 10 बार रिपीट करेगा इसको, ठीक है। तो हमारा जो इनपुट है वो हो जाएगा इसके अंदर। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपकी सजेशंस हो, आपकी प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।